पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के फुस्सी बम के बाद सैम पित्रोदा का सेल्फ गोल पाकिस्तान को घर जैसा क्यों बता दिया? अब पहले इन सब की बात। जब से राहुल गांधी ने जेनजी का नाम लिया है, देश की राजनीति में भयंकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी का असली एजेंडा तो यही है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बना दो। नेपाल में जिस तरह से जेनजी ने विद्रोह करके सरकार गिरा दी, क्या वैसा ही कुछ राहुल गांधी के दिमाग में पक रहा है? लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो यह प्लान राहुल गांधी को ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि फेक नैरेटिव बनाकर नरेंद्र मोदी को हराने का अब तक का कोई भी पैतरा राहुल गांधी या इंडी गठबंधन का काम नहीं आया बॉस। आप पिछले 11 साल का बैकग्राउंडर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो फेक नैरेटिव उनके विपक्षी लेकर आए, सब फेल हो गए। भाई राफेल का मुद्दा लेकर आए, चौकीदार चोर कहने लगे। लोकसभा में दूसरी बार नरेंद्र मोदी को पब्लिक ने जिता के भेजा कि हमको विश्वास है भाई, चोर नहीं आदमी। संविधान का मुद्दा बनाया, संविधान आरक्षण को खतरे में बताया, मोदी तीसरी बार पीएम बन गए। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के इस फेक नैरेटिव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक के बाद एक ऐसा होता चला, कभी अडानी अंबानी, कभी अडानी हिंडनबर्ग, कभी नरेंद्र सरेंडर, कभी डेड इकोनॉमी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव की आंधी चलाकर देख ली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। नरेंद्र मोदी का कुछ भी ये लोग बिगाड़ नहीं पाए। मोदी चुनाव पर चुनाव जीतते चले गए। अब वोट चोरी का नैरेटिव ये लोग लेकर आए और इसी में अब धीरे से जेनजी को जोड़ लिया गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर वोट चोरी के नैरेटिव की धज्जियां उड़ गईं। 24 घंटे के अंदर ही जेनजी ने जवाब भी दे दिया। पाठशाला में राहुल गांधी के जेनजी वाले दाव का उल्टा रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में राहुल गांधी पास हुए या फेल, आज आपको दिखाऊंगा। जेनजी राहुल गांधी को लेकर क्या सोचता है, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचता है जेनजी। अलग अलग शहरों से नवभारत ने ग्राउंड रिपोर्ट दर्ज की है। जेनजी से बात कर तैयार की है ये ग्राउंड रिपोर्ट कि क्या वो सड़क पर आएगा। इसके अलावा आपको राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के नए कांड के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर जो बवाल मचा है उसकी एक झलक देखिए। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं। संस्थाओं के खिलाफ जो भड़का रहे हैं लोगों को, इससे देश में अराजक का माहौल बनेगा और राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। भारत का जो जेनजी है वो पूरी तरीके से समझदार है, जानकार है। उसको पता है कि सबसे ज्यादा नेपोटिज्म और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस सरकार में हुआ। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा। आपके करीबी सैम पित्रोदा पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? यानी जेनजी को लेकर भयंकर सियासी बवाल मचा हुआ है। और यह बवाल इसलिए मचा है क्योंकि जेनजी में वो ताकत है जिसके सामने बड़ी बड़ी सरकारें पस्त होती दिखी। नेपाल में क्या हुआ हाल में, ये सबने देखा है। नेपाल में जो हुआ उसके बाद से ही इंडी गठबंधन भी जेनजी का नाम लेने लगा था। इंडी गठबंधन सोच रहा था कि भारत में भी जेनजी सड़क पर आ जाए तो भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का काम बन जाएगा। और इसी में राहुल गांधी ने कल जेनजी का जिक्र कर दिया अपने ट्वीट में। राहुल गांधी ने कल जेनजी का नाम लेकर कहा था कि यही लोग संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे और वो जेनजी के साथ हमेशा खड़े हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या जेनजी राहुल गांधी के साथ खड़ा है? जेनजी को लेकर आज हमने राहुल गांधी के नए दाव का टेस्ट भी किया, जिसका रिजल्ट अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जेनजी राहुल गांधी के बारे में क्या सोचता है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर उनकी सियासी क्लास कैसे लग गई। भाई राहुल गांधी की एक ही दिक्कत है, ना वो चल पा रहे ना उनके मुद्दे चल पा रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी को क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर आपको कांग्रेस क्या जवाब दे रही है वो भी सुनवाता हूं। इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जेनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवादी पार्टी के खिलाफ हैं। परिवारवाद कहां है? मोदी जी तो परिवारवादी नहीं है। मोदी जी तो ग्राउंड से जो है लड़ाई करके आए हैं, यहां ऊपर उठकर आए हैं। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे परिवार में तो कोई सांसद विधायक नहीं है, मैं भी एक छोटे से गांव से उठकर जो है यहां आया हूं। जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने
इस देश का बंटवारा किया, उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है बम फोड़ना, ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी गुस्से में। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं के दबे अरमान बाहर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में युवाओं को सड़क पर आ ही जाना चाहिए, जैसे नेपाल में हुआ था। सुनिए एक बार। तो मैं समझता हूँ युवाओं ने रास्ते पे उतरने की जरूरत है। युवाओं में बड़े पैमाने पे नाराजगी है, अन्याय की भावना निर्माण हुए। मैं समझता हूँ युवा आने वाले समय में नेपाल जैसा रास्ते पे उतरेंगे। ये एक ऐसा क्रिटिकल क्षण है हमारे लोकतंत्र के लिए कि अगर हमने सारी चीजें दुरुस्त नहीं की तो ये भरभरा के गिर जाएगा। भरभरा के इन लोगों की पॉलिटिक्स गिर गई है बॉस, और इसलिए इनको आखिरी उम्मीद दिख रही है कि किसी तरह सड़क पे आंदोलन हो जाए, कुछ नेपाल उपाल जैसा माहौल बन जाए तो फिर आए इनको आनंद। राहुल गांधी ने जेनजी का नाम लिया और नेपाल से जोड़कर रही सही कसर इंडी गठबंधन के नेताओं ने पूरी कर दी। राहुल गांधी के बयान पर विवाद हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। कांग्रेस को कुछ गलत दिख ही नहीं रहा भाई। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है, फिर बताऊंगा जेनजी ने आज राहुल गांधी को कैसे तगड़ा जवाब दे दिया। संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, वोट चोरी बचाना क्या देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है? पर भाजपा अपने दामन में झांक के देखते हैं तो उनको नजर आती है वोट चोरी। राहुल गांधी कुछ भी कर दें, कांग्रेस वालों को कुछ गलती दिखती ही नहीं। कांग्रेस किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है उसे उसमें भी कोई गलती नहीं दिखती। पीएम मोदी के मां को लेकर एआई वाला वीडियो डाले थे, इनमें इन लोगों को उसमें भी कुछ गलती नहीं दिख रही थी। हाईकोर्ट ने हटवा ना दिया वीडियो। राहुल गांधी जेनजी वाला दांव चल रहे थे, लेकिन 24 घंटे में यह दांव फेल हो गया। जेनजी से जुड़े एक चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका लग गया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, उसके नतीजे जारी हुए जिसमें बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को शानदार जीत हासिल हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने 4 में से 3 सीटें एबीवीपी को दे दी और राहुल गांधी की कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट मिली। एबीवीपी के विनिंग कैंडिडेट ने जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने जीते हुए कैंडिडेट्स को कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला। आप देखिए जेनजी बीजेपी के एबीवीपी को जिता रहा है बॉस। जेनजी क्या चाहता है राहुल गांधी देखिए कैसे जीत के बाद माहौल बना हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। 3 सीटें एबीवीपी जीती है, वहीं 1 सीट जो है वह एनएसयूआई जीती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत खुश हूँ, सब लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। जो वादे आप लोगों के थे पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल से काम पे। किस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस में इस वक्त जश्न का माहौल है एबीवीपी के लोगों की तरफ भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जश्न का माहौल है। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन के लिए नतीजे बहुत ही निराश करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को युवाओं से उम्मीद थी कि भाई वो राहुल गांधी को सुन रहे होंगे तो एनएसयूआई को जिताएंगे, बात मानेंगे उनकी। लेकिन युवाओं ने तो उल्टा काम कर दिया। आप देखिए डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान जीते। आर्यन मान को कुल 28,841 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एनएसयूआई जोसलिन चौधरी रही, उनको 12,645 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के राहुल झांसला जीते, उनको 29,339 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के गोविंद तंवर को 20,547। सचिव पद के चुनाव में एबीवीपी के कुणाल चौधरी को जीत मिली, उनको 23,779 वोट मिले। एनएसयूआई के कबीर को 19,117 वोट मिले। संयुक्त सचिव के चुनाव में भी एबीवीपी की दीपिका झा जीत गई। दीपिका झा को 21,825 वोट मिले। एनएसयूआई के लवकुश भड़ाना को 17,380 वोट मिले। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में बीजेपी के एबीवीपी ने बंपर जीत हासिल की और राहुल गांधी की एनएसयूआई का पत्ता साफ होते होते बचा मात्र 1 सीट में।
लेकिन कांग्रेस कल तक ऐसे ऐसे दावे कर रही थी कि एनएसयूआई चारों सीट जीत जाएगी। इसे राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से जोड़ रही थी कि मोदी जी को 2-2 धमाकेदार गिफ्ट मिलेंगे जिससे वो बर्थडे मनाना भूल जाएंगे। सुनिए कैसी कैसी बातें कर रहे थे ये लोग। फिर आपको बताता हूं कि नवभारत के कैमरे पर देश के जेनजी ने राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज भेजा है। इस बार हम चारों सीटें जीतने वाले हैं। वैसे भी आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका हो रहा है जो मोदी जी को ऐसी गिफ्ट मिलेगी कि शायद वो अगली बार अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं। एक आज राहुल गांधी देने वाले हैं और कल एनएसयूआई की चारों सीट जीतकर हम एक और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे। अगली बार से बर्थडे मनाते हुए भी वो 2 बार सोचेंगे। ये लोग इतना बोल जाते हैं कि फिर उसको यू टर्न लेना भी मुश्किल है कि मोदी जी बर्थडे मनाना भूल जाएंगे। चारों सीट एनएसयूआई जीत जाएगी। एक बड़ी मुश्किल से आई है। आज जब नतीजे आए तो बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगा दी। बीजेपी ने कहा कि एनएसयूआई सिर्फ उपाध्यक्ष पद की सीट ही जीत पाई है और वहां भी जो जीता है वो एबीवीपी का पूर्व कार्यकर्ता है। राहुल गांधी को अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बेहद तगड़ा रियलिटी चेक मिल गया है। एबीवीपी की जीत से बीजेपी गदगद है। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी को जीत की बधाई दी। कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और गति मिलेगी। देखिए वैसे तो यह एक छात्र संघ का चुनाव था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी इंडी गठबंधन वाले जेनजी नेपाल ये वो कर रहे थे, इसलिए इसकी महत्ता जो है वो बढ़ गई कि देखिए जेनजी क्या सोच रहा है। डूसू चुनाव में हार राहुल गांधी के लिए झटका है क्योंकि राहुल गांधी जेनजी वाला फेक नैरेटिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस हार की फजीहत को ढकने के लिए एनएसयूआई भी वही बहाना बनाने लगी जैसा राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव हारने पर किया था। कल वोटिंग खत्म होने के बाद से ही एनएसयूआई के कैंडिडेट वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। कह रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ हुई है, ईवीएम में स्याही लगाई जा रही है जिससे एबीवीपी के कैंडिडेट को वोट बढ़ाया जा सके। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही एनएसयूआई वाले गाना शुरू कर दिए कि वोट चोरी हुई है। सुनिए कल क्या कहा था उनके अध्यक्ष पद के कैंडिडेट ने। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़। ये चिटिंग है। राहुल गांधी से लेके उनके छात्र संघ के नेता तक यही गाना गा रहे हैं, ये चिटिंग है। मोदी जी कैसे जीत गए, ये चिटिंग है। ये सही है कि चुनाव जीत जाओ तो सब ठीक, हार जाओ ईवीएम खराब, वोट चोरी, फलाना ढिमकाना, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दो। बॉस पब्लिक नहीं पसंद कर रही, राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा। ये जेनजी बता रहा है बॉस कि ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी राहुल गांधी पर भड़की हुई है, कह रही कि राहुल गांधी देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बीजेपी वालों को सुन लीजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूं नवभारत ने जो देश भर के अलग अलग जेनजी से पूछा है सवाल कि क्या वो सड़क पर आएंगे, क्या लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, पहले सुनिए बीजेपी वालों। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेट की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कल जो जेनजी वाला दाव चला था उस पर हमने देश के युवाओं से भी बात की। ये वो युवा हैं जिनको जेनजी कहा जाता है। इन्हीं से राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की थी। कहते मेरा काम नहीं है, तो युवाओं का काम है सड़क पर उतर के लोकतंत्र बचाना। इनके हिसाब से राहुल गांधी की बातों पर दिल्ली के युवा क्या सोच रहे हैं
पहले उसको सुनिए, फिर आपको देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं की बात सुनाऊंगा। वो संस्थाओं के खिलाफ जो भड़का रहे हैं लोगों को, इससे देश में अराजक का माहौल बनेगा और राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। और जैन जी को जिस तरीके से वो भड़का रहे हैं, तो सबसे पहले जैन जी का तो ये कर्तव्य बनता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही खड़े हो। जिस तरीके से उनका वंशवाद को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में सबसे ज़्यादा काबिल वही इंसान है क्या? यहाँ का युवा राष्ट्र प्रथम की भावना से सोचता है और जिस राष्ट्र प्रथम में उसके लिए सबसे पहले देश आता है। और हम अधिकार बोध की नहीं, कर्तव्य बोध की बात करते हैं। राहुल गांधी अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले उनको इस विषय में सोचना चाहिए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका 2 रीजन है। पहला बात कि भारत का जो जेनजी है वो पूरी तरीके से समझदार है, जानकार है। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस सरकार में हुआ था और किस परिवार में होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी जेनजी इतना बेवकूफ़ नहीं है आज के टाइम पे कि राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करे। और जो वो बात करते हैं वोट चोरी की, सबसे पहले उनसे पूछो जाके कि वोट चोरी का जो उनकी हिस्ट्री है वोट चोरी की, तो वो तो उन्होंने ही स्टार्ट करी थी। भाई दिल्ली क्या जेनजी कह रहा है कि इतने बेवकूफ न बैठे हम लोग कि राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोरी और हम मान लिया और हम सड़क पर आ जाएंगे। इसी तरह से हमने मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट्स और जेनजी से राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। मुंबई के युवाओं ने राहुल गांधी को ही सबसे बड़ा नेपो किड बता दिया। इन युवाओं ने कहा कि वो देश के संविधान और लोकतंत्र का पूरा भरोसा करते हैं। राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स खतरे में लग रही है, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। ये जेनजी कह रहा है, सुनिए मुंबई के जेनजी को। डेमोक्रेसी और संविधान तो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि वो खतरे में है। जो मुझे लगता है खतरे में है वो उनका राजनीतिक करियर। राहुल गांधी जी का पहली बात तो उनकी जो बातें है मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि लिए हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। अगर वोट चोरी अगर होता ही तो कर्नाटका, बंगाल जैसे इधर भी बीजेपी की सरकार होती। जेनजी, इंडिया के जेनजी ना अवेक है, दे आर अवेकन, दे आर नॉट स्लेप्ड। तो हमारा संविधान, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। लोकतंत्र अगर खतरे में होता, ऐसा वो अगर कहते, तो इमरजेंसी किसने लागू की, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि भारत में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि भारत को जो युवा है वो जागरूक है, उसे अपने संविधान पे भरोसा है, कि वो मानता है कि देश में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। अगर वोट चोरी सच्ची में हुई है तो उनको मेरा मानना है, इन माय ओपिनियन, उनको एटलीस्ट एक कंप्लेंट और अपील फाइल कर देनी चाहिए कोर्ट में। हाँ, बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम पर यात्रा तक निकाल दी। क्या वहां वोट चोरी और लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव काम कर रहा है क्या? भाई दिल्ली मुंबई में तो नहीं चल रहा। बिहार के युवा राहुल गांधी की अपील पर क्या कह रहे हैं और क्या भारत में नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं, जरा बिहार के जेनजी को सुनिए। पहले तो उन्होंने जो बोला गलत है, मतलब कि जो वहाँ हो रहा है वो उनकी सरकार से प्रॉब्लम है, तो वो सभी को बोल रहे हैं कि मतलब पूरा भारत में गलत है, बट ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो युवा है उनके पास भी तो मतलब कॉमन सेंस है ना सोचने का कि वो क्या सही है क्या गलत है। दरअसल राहुल गांधी देश के युवाओं और जेनजी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और पिछले 2 लोकसभा में बीजेपी को युवाओं का भर भर के वोट मिला है। अगर आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2019, ये आपको लोकसभा का बता रहा हूं, का जो चुनाव हुआ, 25 साल से कम उम्र के जो वोटर थे, 25 साल से कम के वोटर, अगर आप उनको देखिएगा, उन्होंने किसको वोट किया बॉस? बीजेपी को वोट किया 40% ने, 40%, और कांग्रेस को वोट किया 20% ने बॉस, यानी सीधे डबल। अब अगर आप 26 से 35 वाला देखिएगा, उन्होंने किसको वोट किया बॉस? बीजेपी को किया 39% ने और कांग्रेस को 19%। 2024 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल पूरे हो गए, तो 25 साल से कम वाला जो था उसने बीजेपी को कितना वोट किया? 39%, और कांग्रेस को 21%। मात्र 1% का जंप आया कांग्रेस में और बीजेपी का 39% रहा। 26 से 35% वाला में देखिएगा, बीजेपी का 37% और कांग्रेस को जो है वो 21%। मतलब 1-2% वोट इधर से उधर हो रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये जेनजी वाला मामला सेट नहीं होगा, यूथ को नहीं अपने पाले में करेंगे,
तब तक नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे। तो जेनजी कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युवा वोटर्स बीजेपी से छिटक जाए। तो कभी वोट चोरी कह देते हैं, कभी जेनजी से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की बातों का देश का युवा समर्थन कर भी रहा है? देश के कुछ और शहरों में हमने जेनजी से यही सवाल पूछा। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। अब भाजपा की सरकार बेसिकली टिक चुकी है पूरी तरह से, तो उसको हटाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश में दंगे हों। मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है। हमारी जो सपा की सरकार है और दूसरा ये आपका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद को एक्सटेंड कर रहे हैं जी। अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि ईवीएम हैक है, उससे पहले कुछ और कह रहे थे। तो ये तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं। रही बात राहुल जी की, तो उनका हर एक बयान हमेशा झूठा ही निकलता है। नीरज सिंह, पंकज सिंह, इनको सिर्फ नॉर्थ जानता है, लेकिन राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इनको पूरा इंडिया जानता है। तो कुछ नेपोकिट ऐसे भी हैं जो छुप के काम कर रहे हैं, कुछ नेपोकिट ऐसे भी हैं जो सामने आके काम कर रहे हैं। वोट चोरी अगर होती तो फिर जहां से वो सांसद या जहां से उनकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार अभी भी 2-3 कई स्टेटों में है, तो वहां भी ना होती। ये नेपाल नहीं है, भारत है। यहाँ पे कोई खतरे में नहीं, यहाँ पे सारे के सारे सेफ है, सारे के सारे सब सुरक्षित है। कोई वोट चोरी नहीं हुई है, सारे के सारे सही हो रहे हैं। वोट कुछ नहीं चोरी होता है। 21 साल के उम्र के बच्चे हैं, वो लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, तो वो थोड़ी सोच समझ के देंगे ना वोट, ऐसे ही थोड़ी वोट कर देंगे। AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। वोट चोरी हुआ नहीं है, उन्होंने AI से बनाया है। वो AI से रिपोर्ट बनाई, सारी फेक है रिपोर्ट, सारी की सारी। मोदी के राज में ये सब कभी नहीं हो सकता है। अब बताइए, राहुल गांधी जिस जेनजी पर भरोसा किए बैठे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स तो उनको कुर्सी तक पहुंचा नहीं रही, नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के, जेनजी शायद धक्का दे दे के कंधे पे उठा के पहुंचा देगा। वो जेनजी अलग मोदी कर रहा है, बात चोरी वोरी नहीं हुई है, वोट चोरी मोदी के राज में वोट चोरी हो ही नहीं सकती है, वो जेनजी कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी की एक मुसीबत है, एक तरफ रायता फैला हुआ है, इधर समेटिए उधर फैलता है, उधर समेटिए उधर फैलता है। एक मामला समेटते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं। इधर राहुल गांधी जेनजी के बहाने भारत में नेपाल जैसे हालात होने की बातें सोच रहे होंगे, तो उधर उनके राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में घर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति के सवाल पर बोलते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने कह दिया कि उन्हें तो पाकिस्तान घर जैसा लगता है। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने आतंकी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर दी, पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। अब आप सोचिए, राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति का फोकस हमारे पड़ोसी पर होना चाहिए। इन्हें याद होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण में सारे पड़ोसी देशों को ही बुलाया था और उसमें पाकिस्तान को भी बुला लिया था। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए तो नरेंद्र मोदी ने बड़ा रिस्क लिया था और अचानक पाकिस्तान चले गए थे। नवाज शरीफ की बेटी की शादी में उनको न्योता दिया गया तो चलने गए मिलने के लिए। तब यही लोग कह रहे थे कि अरे वहां बिरयानी काहे खा लिए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पूरा मौका दिया कि ठीक है, लाइन पे आओ, बात करके देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा तो क्या करें नरेंद्र मोदी। इनकी तरह 70 साल में जो हाल रहे, पाकिस्तान से हम बात करते हुर्रियत से बात करते हैं, इससे करते हैं, वही करते रहते क्या। सैम पित्रोदा ये भी मान रहे हैं कि आतंकवाद की दिक्कत है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमें यह सीखना होगा कि शांति से कैसे रहे। अच्छा, मतलब हम शांति से नहीं रह रहे हैं इसलिए वो आतंक फैला रहे हैं क्या। ये कैसे लोग हैं बॉस। पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने के बजाय अपने देश को पाठ पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान घर जैसा लग रहा है और अपने घर में इनको 50 समस्याएं दिख रही हैं। यह भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अक्सर मुसीबत में फंसे अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है, श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। अब राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि यह चल क्या रहा है, ये क्या सेटिंग गेटिंग है बॉस। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, जो न कुछ नहीं राहुल गांधी के शब्द ही कह रहे हैं, वापस से पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को अपना घर कहते हैं। मतलब ये साफ हो गया, एक तरफ राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास झूठ के बुनियाद पे करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं।
आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी वो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और उसके ठीक कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी के करीबी सैम पिट्रोडा पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जैसे होता ना जलेबी छनती है तो उसमें गोला 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 गोला, ये लोग गोले में फंसते जा रहे हैं। काम ही ऐसा कीजिएगा तो फंसेगे ही। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको यह भी बताऊं कि भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकी ठिकानों को फोड़ा वहां हाफिज सईद मसूद अजहर ने नया टेरर कैंप खड़ा कर दिया है क्या? आतंकी अड्डों का रिनोवेशन, नए आतंकियों की भर्ती, मुनीर मसूद अजहर खुद मोदी के हाथों पिटने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अब इसका चैप्टर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर का हेडक्वार्टर ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से खंडर बन गया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों का रोना पीटना मचा हुआ था। आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादियों की शोक सभाएं चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान के असीम मुनीर ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी आकाओं के साथ मिलकर आतंक के स्ट्रक्चर को खड़ा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर दोबारा बनना शुरू हो गया है, कहा जा रहा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में भी तेजी से काम चल रहा है। उधर जैश और लश्कर के आतंकी कमांडर पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर आतंकियों की भर्ती की रैली कर रहे हैं। और यह कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा बॉस, असीम मुनीर की शय पर खुला खेल चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आतंकवादी भारत के हमलों में तबाह आतंकी अड्डों के मलबे पर खड़े होकर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद के नाम पर आतंकी अड्डों को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे आतंकवादी भर्ती रैलियों में पाकिस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है। क्या सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द लॉन्च करना ही होगा? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को फोड़कर पाकिस्तान को जो सदमा दिया था, उसे आज तक आतंकवादी भूल नहीं पा रहे। आज भी आतंकवादियों की जमातों में इसका मातम चल रहा है। आतंकवादियों के लीडर खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि भारत में उनके अड्डों को मलबे में बदल दिया। पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात मरकज़-ए-तैयबा कैंप भी भारतीय सेना ने तबाह किया था। और अब उसी मुरीदके कैंप के खंडरों के सामने खड़े होकर लश्कर का कमांडर कासिम कबूल कर रहा है कि वहां से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप ऑपरेट हो रहा था। आतंकी कमांडर धमकी दे रहा है कि अब यहां इससे भी बड़ा आतंकी कैंप बनेगा। आप बाईं तरफ जो तस्वीर देख रहे थे उसी को तबाह किया गया था। अब उस तबाही के मंजर पर खड़े होकर कहा जा रहा है कि यहां और आतंकी पैदा करेंगे। यानी वो खुद कह रहा है कि यहां से बड़े बड़े मुजाहिदीन निकले हैं और अब उससे भी बड़ी मस्जिद बनाएंगे वहां पर। यानी एक और बड़ा टेरर कैंप खड़ा करने की बातें हो रही, क्योंकि वहां मस्जिद के नाम पर वही तो चल रहा था, ब्रेन वॉश करो और वहां पर मुजाहिदीन तैयार करो। मुरीदके में जिस खंडर के सामने खड़े होकर आतंकी बड़े बड़े दावे कर रहा है, यहीं पर हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज़-ए-तैयबा हुआ करता था, जिसे 7 मई की रात भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उड़ा दिया था। इसके बाद अगस्त में लश्कर के इस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए जेसीबी मशीन लगाकर रात के अंधेरे में लश्कर के हेडक्वार्टर की खंडर हो चुकी इमारतों को पूरी तरह गिरा दिया गया। तस्वीर देखिए कैसे जेसीबी काम कर रही है वहां। यहां दोबारा से नई बिल्डिंग का निर्माण हो सके, इसकी तैयारी चल रही है। लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और फौज की तरफ से फंडिंग हुई है। हाफिज सईद चाहता है कि फरवरी 2026 तक लश्कर का यह हेडक्वार्टर दोबारा बनकर तैयार हो जाए। लश्कर आतंकियों का चीफ ट्रेनर मौलाना अबू जर और कमांडर यूनुस शाह बुखारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा से खड़ा करने में असीम मुनीर पर्सनली इंटरेस्ट भी ले रहा है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान सरकार को बाढ़ राहत के लिए आईएमएफ से जो रिलीफ फंड मिला था, उसके 4 करोड़ रुपए भी धीरे से निकालकर असीम मुनीर ने मुरीदके में लश्कर हेडक्वार्टर बनाने में लगा दिए कि जाओ भाई बनाओ। बाढ़ में पब्लिक मरती है तो मर जाए, ये लोग तो है ही वैसे मरने के लिए, लेकिन तुम लश्कर का कैंप बनाओ, वहां आतंकी ट्रेन करो ताकि हम भारत में कुछ कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को दोबारा से आबाद करना और बर्बाद हो चुके आतंकवादियों को पनाह देना पाकिस्तान की पॉलिसी है। भारत के हमलों में मारे गए आतंकियों के जनाजों में शिरकत करके
और आतंकियों के जनाजों को कंधा देकर पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों ने खुद ये बात पूरी दुनिया को बता दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुद कह चुके हैं भाई कि भारत के हमलों में बर्बाद हुए आतंकी अड्डों को दोबारा खड़ा करना उनका फर्ज है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के महफूज ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फोड़ डाला था। अब पाकिस्तान इन आतंकी अड्डों को खुलेआम फंडिंग कर रहा है और आतंकी संगठन भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। अब मसूद अजहर भी जैश हेडक्वार्टर को फिर से तैयार करवा रहा है। इसके साथ ही जैश ए मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में मस्जिदों के नाम पर 313 टेरर ट्रेनिंग कैंप भी बनवा रहा है। इसके लिए जैश ए मोहम्मद ने 391 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का टारगेट सेट किया है, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने अपने भाई तलहा अल सैफ को सौंपा हुआ है कि तुम पैसा लाओ, उससे हम लोग बनाएंगे और फिर आतंकी तैयार करेंगे। आपको दिखा रहा हूं कि मस्जिदों के निर्माण के नाम पर जैश ए मोहम्मद कैसे टेरर कैंप्स के लिए चंदाखोरी में जुटा हुआ है। यह तस्वीर देखिए, यह वो चंदा रसीद है जो जैश पूरे पाकिस्तान में काट रहा है। यह चंदा रसीदें मस्जिद मरम्मत के नाम पर काटी जा रही हैं, लेकिन चंदे की रकम का इस्तेमाल जैश के अड्डे को तैयार करने में हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 21,000 रुपया और 2500 रुपया ये भिखारी पाकिस्तान में ये दे कौन रहा है? 50,000 का भी किसी ने चंदा काट दिया है कि कौन दे रहा है भाई 50,000 पाकिस्तान में, जहां आटे के लिए मार मच जाती है। चंदे के लिए जैश ए मोहम्मद अपने आका मसूद अजहर के नाम का खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है। एक और चंदे की रसीद देखिए, इसमें बाकायदा मसूद अजहर का नाम लिखा हुआ है। उसे हजरत अमीर अल मुजाहिदीन यानी मजहबी युद्ध का नेता बताया गया है। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ आतंकी संगठन खुलेआम भर्ती अभियान चला रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद ने एक बड़ी भर्ती रैली की। इसे मजहबी रैली के नाम पर आयोजित किया गया, लेकिन इसका असल मकसद जैश के शोहदाए इस्लाम ट्रेनिंग कैंप के लिए भर्ती करना था। इस रैली में युवाओं की भीड़ देखिए, जिन्हें जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी बरगला रहा है, कट्टरपंथी भाषण देकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। जरा मंच का वीडियो देखिए, इलियास कश्मीरी की सिक्योरिटी में बंदूकें लेकर गार्ड खड़े हैं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर नकाब है जो जैश के आतंकी थे और कुछ पाकिस्तानी फौज और पुलिस की वर्दी में भी, यानी फौज और पुलिस भी आतंकी भर्ती रैली को सुरक्षा दे रही थी। यह कोई लॉजिक है बॉस? कह रहा है कि भारत से लेकर अमेरिका से लेकर नेटो देश से लेकर रशिया तक किसी एक आदमी का जिक्र हो रहा है तो वो मसूद अजहर कर रहा है। अरे भाई, उसको टेररिस्ट के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। कोई उसको शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देने के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्या? ये तो वो वाली बात हो गई कि गली में एक कोई कुत्ता है जो सबको काट रहा है, तो फलाने बंगले से लेकर फलाने बंगले तक देख रहे हैं उस कुत्ते का जिक्र चल रहा है जो गली में सबको काटता फिर रहा। अरे भाई, वो काट रहा है इसलिए जिक्र हो रहा है, उसको कोई सम्मान थोड़ी दे रहा है, कोई घर में ले जाके पालना थोड़ी चाह रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खून के आंसू रुला दिया, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की शय पाकर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर सिर उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो होल्ड पर है उसे दोबारा स्टार्ट करने का वक्त जल्दी ही आने वाला है। और अभी कल ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तो पाकिस्तान तो खुद अपनी कब्र खोद रहा है भाई। सुनिए सीडीएस ने क्या कहा था। There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there is more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much better than what we did this time. पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी और उनके आतंकी संगठन बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके जरिए वो भारत में आतंकी हमले करवाता है। लेकिन इसी पाकिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डर लगता है, क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों का विरोध करती है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यूएनएससी में कहा गया कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि बीएलए के अलकायदा और आईएसआईएस के साथ
संबंध के कोई सबूत नहीं है। यानी यूएनएससी में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने जो तिकड़में लगाई थी वो सारी फेल हो गई। खास यह बात यह है कि जिस अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर बीएलए को 1 महीना पहले आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को यूएनएससी में धोखा दे दिया। तो जैसा देश है वैसे उसके दोस्त हैं। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पीएम मोदी के नए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश फेल, कहां बरस पड़े लाखों करोड़ रुपए, रॉकेट बनी भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू, पीएम मोदी के तूफानी फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या, आईफोन के लिए लंबी लाइन, मारपीट, एप्पल स्टोर के बाहर ऐसा क्या क्या हुआ जो देखकर चौंक गए, आपको अब इसके बारे में बताता हूं। पिछले कुछ समय से भारत की इकोनॉमी के पीछे कई लोग पड़े। इनका मकसद भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना रहा है और हमने आपको पाठशाला में फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ यह समझाया था कि इन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नीचे उतारना है, तो जिस इकोनॉमी को इन्होंने रॉकेट बना रखा है जो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा, उस इकोनॉमी को धक्का मारो। भारत की इकोनॉमी को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मजबूत बना दिया, उस इकोनॉमी को टारगेट करके ये नरेंद्र मोदी और भारत को कमजोर करना चाह रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के नए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश फेल हो चुकी। लाखों करोड़ रुपए बरस रहे हैं, इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू हो गया है। भारत की इकोनॉमी को जो लोग डेड बता रहे थे वो लोग अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं और भारत की ताकत को देख रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ बम हो या राहुल गांधी का डेड इकोनॉमी वाला नैरेटिव, सबको आज तगड़ा जवाब मिल गया। भारत की जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया जा रहा था वो न सिर्फ बम बम हो रही है बल्कि निवेशकों को एक ही दिन में हजारों करोड़ का मुनाफा हो गया। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में उनके तेवर एकदम ठंडे पड़ गए। अमेरिका भारत पर लगाया टैरिफ बम या टैरिफ कम करने की बातें कर रहा है और इस सब के बीच पीएम मोदी के भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश जो फेल हुई, उसने भारत को एक और बूस्ट दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आई कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। यह वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट दिखा दिखाकर राहुल गांधी और कांग्रेस संसद ठप कर देती थी। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर हमले होते थे। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने भारत की मार्केट और उसके उद्योगपति को टारगेट कर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगाया, जिससे नरेंद्र मोदी भी कमजोर पड़ जाए। लेकिन अब जबकि हिंडनबर्ग पर भी ताला लग गया है और इसकी रिपोर्ट भी डस्टबिन में जा चुकी है, तो विपक्ष के मुंह में दही जम गया। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार पर गौतम अडानी पर एक्शन की मांग के लिए आसमान सिर पर उठाने वाले राहुल गांधी एकदम शांत हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए बॉस। रॉकेट बनी भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू हो चुका है और पीएम मोदी के तूफानी फैसले का काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ है, आईफोन के लिए लंबी लाइन में क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। सबसे पहले बात, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम से धमाका करने के दावे करने वाले राहुल गांधी के हिंडनबर्ग बम, जिसमें धमाका करके पीएम मोदी और गौतम अडानी को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी और उनके साथी पिछले 2 साल से जुटे हुए थे। लेकिन पहले कल आई सेबी की रिपोर्ट ने राहुल गांधी के इस बम का फ्यूज उड़ाया और आज शेयर बाजार खुलते ही हिंडनबर्ग का बम पूरी तरह से ठस्सी साबित हो गया। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। निवेशक अडानी ग्रुप के शेयर्स पर टूट पड़े, खरीदने के लिए मारामारी मच गई। दिन भर के कारोबार में अडानी ग्रुप की कंपनियों को एक झटके में 46,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 13,80,000 करोड़ के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी अडानी पावर के शेयर में दिखी, जिनमें 13% से ज्यादा का उछाल रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर में भी 5% से ज्यादा का उछाल आया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयर में आने वाले दिनों में 30% तक उछाल आने का अनुमान जताया है। यानी जो लोग सोच रहे थे कि भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना है तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो, उस इकोनॉमी को हिला दो, आज उनकी जमीन, उन पॉलिटिशियंस, उन हिंडनबर्ग, उस इकोसिस्टम की जमीन हिल गई है। शेयर मार्केट जो है वो बम बम हो रखा है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से है, जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पर इतना माहौल बनाया, उस वक्त शेयर मार्केट गिरा, लोगों के लाखों रुपए डूबे, करोड़ों रुपए डूबे। वो पैसा लौटा सकते हैं क्या आप? नहीं लौटा सकते। हमने पाठशाला में आपको बताया था बॉस फैक्ट्स के साथ कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है ये हिंडनबर्ग के नाम पर, और आज देखिए एक एक बात सही साबित हुई। आप ये भी देखें कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल किया था, उसकी कितनी भारी कीमत आम जनता को उठानी पड़ी थी। जनवरी 2023 में अमेरिका की रिसर्च फर्म
हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बड़े पैमानों पर शेयरों की हेराफेरी, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे बवाल की वजह से अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में लाखों निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। और अब जबकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट को लेकर बवाल करने वाले नेता और उनका इकोसिस्टम आम आदमी के उस पैसे की भरपाई करेगा जो पैसा डूब गया? राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम उन लोगों का पैसा वापस कर सकता है क्या जो उनके हंगामे की वजह से डूब गया? सिर्फ आम निवेशकों ने ही नहीं बल्कि गौतम अडानी ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बहुत कुछ झेला, काफी नुकसान उठाया। करीब 33 महीनों तक गौतम अडानी पर खूब हमले हुए, लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे रिकवर किया। आज हालत यह है कि गौतम अडानी तो डटे हुए हैं। हिंडनबर्ग और उसके झूठे आरोपों पर हल्ला मचाने वालों की बोलती बंद हो गई। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने भी लिखा कि विस्तृत जांच के बाद सेबी ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जो वो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन हैं। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रहे हैं। आगे गौतम अडानी ने लिखा कि वो उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और गलत इरादे से पेश रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जो लोग झूठी बात फैलाते हैं उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आप यह भी देखिए कि सेबी से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल मान चुका है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं है। लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए, हाथ से बड़ा मुद्दा निकलता देख उसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी की क्लीन चिट को आधा सच बता दिया। सुनिए अभी भी कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल गई, मानो वो सारे आरोपों से बरी हो गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए। ऐसा नहीं है, ये अर्धसत्य है, ये झूठ है। अडानी जी को 2 मामलों में राहत मिली है, 22 मामलों में अभी भी कोई राहत नहीं मिली है, अभी भी लंबित है वो संगीन जुर्म के मामले। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। अडानी ग्रुप के शेयर तो हिंडनबर्ग से लगे झटके को पीछे छोड़ चुके हैं। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने देश के अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म की मदद से कैसे इकोनॉमी को डबल डोज की पावर मिलने का रास्ता साफ कर दिया। 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू होने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से देश की इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि जीएसटी दर कम होने की वजह से देश के लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा जिसे वो खर्च कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी के 12% वाले स्लैब में जो 99% सामान थे अब वो सीधे 5% के स्लैब में आ गए, जबकि 28% के स्लैब में आने वाला 90% सामान अब 18% वाले स्लैब में आ गया है, क्योंकि 12 और 28% वाले स्लैब खत्म किए जा चुके हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्टिव इकोसिस्टम एक एक करके निपट रहा है और पीएम मोदी भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनाने के लिए नए इतिहास रच रहे हैं। ग्लोबल क्रूज टूरिज्म के मैप पर भारत की जगह मजबूत करने के लिए मुंबई में देश का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनकर तैयार है। आप तस्वीर देखिए बॉस, क्या जबरदस्त टर्मिनल बना है, क्रूज टर्मिनल मुंबई में। एक बार उसकी टर्मिनल, हाँ ये तस्वीर देखिए, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बना है। एक एक तस्वीर देखिए बॉस, ये एआई से नहीं बना है, ऐसा ही बना है, जिसका कल पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इस क्रूज टर्मिनल का निर्माण क्रूज भारत मिशन के तहत किया गया है, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े क्रूज पहुंचेंगे। इस वर्ल्ड क्लास क्रूज सेंटर की खासियत भी आपको बताता हूं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल 4,15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में तैयार किया गया है। मॉडर्न सुविधाओं से लैस क्रूज टर्मिनल हर रोज 10,000 और हर साल 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इस क्रूज टर्मिनल में एक बार में 5 क्रूज शिप आ सकते हैं। क्रूज टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। इसकी पार्किंग में 300 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की क्षमता है। इस वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल को तैयार करने में 556 करोड़ रुपए की लागत आई। अब जब भारत की बात कर रहे हैं और भारत किस तरह से इकोनॉमी के मामले में एकदम बम्पर परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसे में जरूरी है यह बात करना कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं। भारत में एप्पल स्टोर के बाहर से चौंकाने वाली तस्वीरें देखनी चाहिए। आज भारत में भी एप्पल का आईफोन 17 सीरीज बिक्री के लिए मार्केट में आ गया। आईफोन 17 खरीदने के लिए रात से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई बॉस। ये देखिए, मारा पीटी हो गई, पहले मैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईफोन के खरीदारों को काबू करना मुश्किल हो गया भाई। राहुल गांधी डेड इकोनॉमी बता रहे थे, यहां लोग देखिए लाइन में रात से खड़े हैं पैसा लेके कि लाओ ना पहले मेरे को दो।
मुंबई में तो एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए जुटे लोगों के बीच हाथापाई हो गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, बवाल हो गया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने लिखा कि मुंबई में आईफोन 17 के लिए ऐसी धक्का मुक्की हुई जैसे फोन नहीं मोक्ष बट रहा हो। एक यूजर ने लिखा जेनजी एप्पल आईफोन के लिए ऐसे लड़ रहा है जैसे यही उसकी ऑक्सीजन है। दिल्ली में भी आईफोन के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइन दिखी। दिल्ली में एप्पल स्टोर के बाहर से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। इस फोन को लेके ऐसी दीवानगी क्यों है, इस पर बात करने के लिए हम लोगों से सीधा बात करते हैं जो लोग यहाँ पे लाइन में लगे, जिनकी यहाँ पे प्री बुकिंग है। सर क्या नाम है आपका? पुलकित फोन लेने आए आप? या राइट। प्री बुकिंग थी? या कब बुक कराया था? 12। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। क्या दीवानगी है इस फोन को लेकर आपकी? हर बार जब भी नया लॉन्च होता है हर बार लेता हूँ। तो किस मोड पे ले रहे हैं? EMI पे ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं? क्रेडिट कार्ड से कैश। क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.